बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। नाज़रीन, कश्मीर जन्नत नज़ीर बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा, जिसके बायस दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद ताहाल हल तलब मसला, जहां भारत ने कश्मीरियों को इस्तिसाब राय का हक देने का वादा किया, लेकिन फिर हस्बे आदत मुकर गया। सलाम है कश्मीरियों को, मर्दो जन को, बूढ़े बच्चे जवानों को, जिन्होंने भारत के जबरो इस्तिबदाद के सामने सीसा पिलाई दीवार के तौर पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये खड़े रहेंगे। इस जहद मुसलसल में मकबूल भट्ट शहीद हो, बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद हो, अफजल गुरु शहीद हो, मौलवी मोहम्मद फारूक शहीद हो और इन तरह के अनगिनत नाम जिन्होंने इस शमा को जलाए रखा है। इसके साथ साथ आसिया अंदराबी हो, यासीन मलिक हो, शबीर शाह हो, जो भारत की कैदोबंद की सोबतें झेल रहे हैं। पैलेट गन्स का सामने करने वाले बच्चे हों जो नाबीना हो गए लेकिन उनका जज्बा हुर्रियत खत्म नहीं हो रहा, या खवातीन की बेहुरमती हो और अब कश्मीरियों की शहरियत और उनकी रद्दबदल और साथ साथ जो जुदागाना तशख़्ख़ुस है इसको खत्म करने की मजबून कोशिश है। पाकिस्तान बकौल कायदे आज़म हमारे लिए कश्मीर एक शहरग है। तमाम सियासी जमातें, उनके इख्तलाफात अपनी जगह जो कि जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मसला कश्मीर पे तमाम हमारी बड़ी सियासी मजहबी जमातें एक सफ़े पर हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए एक वकील और सफ़ीर का किरदार अदा कर रहा है। इसी तनाज़र में पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ने ग्रेट डिबेट का इनेकाद किया है, जिसमें हम कश्मीर से मुतल्लिक सुलगते हुए सवालात रखेंगे, पूछेंगे अपने वैल्यूड गेस्ट से कि क्यों कर भारत की मोदी सरकार ने 35A और 370 को तनसीख किया और अब एक मुतनाज़ा डोमिसाइल लॉ लेकर आ गए हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, हम इस मुकदमे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जो आलमी दुनिया की बेइतनाई है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, और तो और हमारे जख्मों पर नमक पाशी करने के लिए 5 अगस्त को ही आज के दिन मोदी सरकार ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के संगे बुनियाद रखने का फैसला किया और रख दिया। तो इस हिंदुत्वा माइंडसेट का कैसे मुकाबला किया जाए, इन तमाम सवालात के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरी साथी एंकर हैं मिशल बुखारी। जी बिल्कुल, वेलकम जी। जैसा कि अनवार ने बताया कि आज 1 साल मुकम्मल हो गया है जो शब खून मारा गया भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर उसको, और जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया, 35A को मनसूख किया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम 4 महीने के लिए लॉकडाउन जो है पूरी दुनिया में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, किस कदर मुश्किल था, और 1 साल तक हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो महसूर हैं अपने घरों में, वहाँ पे कर्फ्यू है, उनके बुनियादी हुकूक जो है उनको सल्ब किया गया है, और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है।
इंतहाई अहम डिबेट में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शामिल हैं, मैं उनका तारुफ कराती चलूँ। ऐसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमाए हैं जी सैयद फ़खर इमाम साहब, वफाकी वज़ीर हैं, साबिक चेयरमैन कश्मीर कमेटी रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सिराजुल हक साहब, मेरे बाएं जानिब इस वक्त मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। गालिब इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और खुरम दस्तगीर खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं जी मशाल मलिक साहिबा, आप सब जानते हैं कारकुन हैं इंसानी हुकूक की और एहलिया हैं हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल और बड़ा ही बुनियादी सवाल जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि फ़खर इमाम साहब से मैं आगाज़ करूँ। सर, आज के दिन एक साल मुकम्मल हो रहा है जो कुछ 5 अगस्त 2019 को भारत ने किया मकबूजा कश्मीर के अंदर, और आज भी हम देख रहे हैं कि जख्मों पर नमक पाशी ही की गई है भारत की तरफ से। राम मंदिर की बुनियाद रख दी गई है बाबरी मस्जिद की जगह। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान ने इस पूरे एक साल के दौरान क्या किया और अब क्या करना चाहिए? ये जो कदम उठाया था मोदी गवर्नमेंट ने जी, वो एक फलसफे के तहत उठाया था। डोवाल, अमित शाह, मोदी डॉक्ट्रिन जिसको मैं कहूँगा, उसको हम वैसे कहते हैं कि न्यू फैशिस्टिक फलसफे के तहत उन्होंने एक यूनिलैटरल, इलीगल जी, और इनह्यूमन ऐसा कदम उठाया जिसकी मिसाल दुनिया में आपको कम ही मिलेगी। ट्रू। और उसके नताइज में आपने ये देखा कि जो हमें एक पहली मर्तबा 54 साल के बाद 16 अगस्त पिछले साल चाइना के ज़रिए हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हमने कन्वीन करवा सके, जी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक परमानेंट मेंबर्स में से एक भी पीछे हट जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास नहीं होता। वो हमारी, मेरे ख्याल में, हुकूमत की भी, पाकिस्तान की स्टेट की, पाकिस्तान की आवाम की और तमाम तर की कामयाबी थी, क्योंकि हमने उस कन्वीनिंग के बाद साबित हो गया कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड इशू। ठीक, ये हिंदुस्तान ने ये एक मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ था पिछले कई डेकेड से कि ये हमारा बायलैटरल इशू है और हमारे दरमियान ये जो है हम उसको किसी तरह रिजॉल्व करेंगे। और आपने देखा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जब भी कश्मीर का जिक्र होता था तो लोग खामोश हो जाते थे। एक ज़माने में तो सोवियत यूनियन जब तक था 1990 तक, तो वो वीटो भी करता था, इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास नहीं हो पाता था। उसके बाद मेरा ख्याल में एक ग्लोबल लेवल पर जो मोदी गवर्नमेंट का जो मैंने कहा कि वो डॉक्ट्रिन है, उसका सबूत इससे ज़्यादा क्या है कि आज जो उन्होंने बाबरी मस्जिद में एक मंदिर खड़ा कर दिया है, ये इसकी मिसाल आपको कहाँ मिलेगी ऐसी? इससे ज़्यादा क्या इंसान की सोच हो सकती है? एक वो मुल्क जो कि गांधी नेहरू डॉक्ट्रिन के तहत क्रिएट हुआ, और क्यों हुआ? दूसरी तरफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच थी, वो उन्होंने मेरा ख्याल में ये देख लिया था कि अगर यूनाइटेड इंडिया रह गया तो ये ऐसी ही सोच होगी जो आज उन्होंने साबित कर दी है। तो ये जो पाकिस्तान का मुकदमा था, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये जो मोदी डोवाल अमित शाह डॉक्ट्रिन है, इसी के तहत हिंदुत्व सोच, आइडियोलॉजी, फ़लसफ़ा, जो लफ्ज़ भी इसको आप कहें, कि जो भी गैर हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे यहूदी है, चाहे वो निचली जात का हिंदू है, निचली जात के, जी हाँ, जात के हों, ये ब्राह्मणिज्म का एक किस्म का एलिटिज्म की सोच है, और वो समझते ही नहीं दूसरे इंसान को कि वो बराबरी की सोच रखता हो। तो मेरा ये ख्याल है कि वो आज उसको उन्होंने दोबारा सीमेंट कर दिया है। नहीं, सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों के साथ भी जो सलूक कर रहे हैं। नहीं बुखारी साहब, जी मैं चाहूंगी कि आप बताएंगे इसके ऊपर कमेंट। शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि पीटीवी का शुक्रिया उसके मैनेजमेंट का कि उन्होंने एक साल बाद
जब 5 अगस्त का इंसिडेंट हुआ उसके बाद आज फिर उसी सिलसिले में कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पे और जो पॉलिटिकल फोर्सेस है पाकिस्तान की उनको यकजा किया। देखें, ये जो इशू ह्यूमन राइट्स का था कश्मीर का, ये 1947 ऑनवर्ड नहीं, ये प्रायर टू दैट 1931 से ऑनवर्ड से स्टार्ट हो गया था। आप ये देखें कि ये इशू जो 1947 में क्रॉप अप हुआ और पर्टिकुलरली 1948 की जब पाकिस्तान के इंडिया की एक जंग हुई और फिर एक सीज़ फायर 1949 में हो गया, तो ये एक ऐसा इशू था कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे इंडियंस, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में बना, वो इम्प्लीमेंट हुआ, वो उसकी असेंबली ने जो पास किया, तो उस वक़्त के जो लीडर्स थे उनकी ये बात नॉलेज में थी, वो ये समझ रहे थे कि ये एक डिस्प्यूटेड है इशू है और ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के अलावा वहाँ पे लोगों के अपने राइट्स हैं और इसीलिए ये प्लेबिसाइट का इशू ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस में आ चुका था। तो उस ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया। ठीक। अब जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, जिनकी बेसिक इंटेंशन थी जो लेजिस्लेचर की, वो ये थी कि इसको रिजॉल्व करना है और इस आर्टिकल 370 से पहले एक ऑलरेडी 1948-49 के रेजोल्यूशन थे यूनाइटेड नेशंस के। सो उस कंटेक्स्ट में आप देखें तो इंडियन जो मौजूदा क़यादत है बीजेपी, उसने तो 2014 के इलेक्शन भी अपने मैनिफेस्टो में कहा, अभी जो उसका लास्ट ईयर इलेक्शन था उसमें उन्होंने कहा, एग्रेशन की बात की उन्होंने। ये उनको ये कन्वे करना चाहते हैं कि आपकी ये बड़ी खाम ख्याली है इस इशू पे, पूरी कौम मुतहदा। अगर आपने कोई एग्रेशन का सोचा या करने की कोशिश की तो बड़ा बिफिटिंग जवाब मिलेगा पाकिस्तानी कौम की तरफ से, इर्रिस्पेक्टिव हु इज़ इन द गवर्नमेंट। लेकिन एज अ कौम हम उसको बिल्कुल खड़का के जवाब देंगे और उनकी जो इंटेंशंस हैं, वो लास्ट ईयर भी जब उन्होंने एग्रेशन किया बाय एयरफोर्स तो फिर उनको हमारी दंदान शिकन जवाब मिला, बिल्कुल, जब हमारी फोर्सेस ने उसको जवाब दिया। लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि इस इशू पे बिलखुसूस जब 2016 से इसको ज़्यादा तकवीत इसलिए मिली कि बुरहान वानी की वजह से, उसकी शहादत की वजह से, लेकिन उससे पहले भी ये मूवमेंट जो थी इसको मुख्तलिफ फेजेस इसके आए, लेकिन 89 ऑनवर्ड इसका फेस विद कंटिन्यूटी चल रहा है। मैं चाहूँगा कि शामिल गुफ्तगू करते हैं सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, बुनियादी नुक्ता यही है कि हम 1 साल बीत गया है, लॉकडाउन है, जैसे मिशेल ने कहा कि 4 माह कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ तो पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोग उकता गए, कश्मीरियों के हौसलों को सलाम। लेकिन मोदी सरकार रुक नहीं रही हिंदुत्वा माइंड सेट पे, वो अब संगे बुनियाद रख रहे हैं मंदिरों का, मुतनाज़ डोमिसाइल पॉलिसी लेकर आ गए हैं। जैसे नैयर बुखारी साहब खुद कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, 35A 370 को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब उन्हीं के जो हिंदू पंडित हैं, मैं उनके आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वो अपनी सरकार को अपील कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, वहाँ पर आप लोगों ने स्पेशल स्टेटस दिया है, तो आप कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस बहाल करें। अब ये मामला मेरे ख्याल में जैसे एक गैर हिंदू से बढ़कर तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं वो कह रहे हैं कि जी इंसानियत के लोग जो हामी हैं वो कह रहे हैं कि जी आप लोग वो तो हकूक दें जो आप लोगों ने माने हैं आप लोगों ने, लेकिन वो देने से गुरेज़ां हैं। क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो 5 अगस्त का वाक़या है ये अचानक नहीं हुआ। गुज़श्ता इलेक्शन कैंपेन में मोदी ने अपने वोटर के साथ, आवाम के साथ ये वादा किया था, 3 वादे किए थे। एक, राम मंदिर की तामीर, मकबूजा कश्मीर की रियासत हैसियत का ख़ात्मा और आज़ाद कश्मीर को मिलाना। 370 और 35A के ख़ात्मे के बाद उन्होंने दुनिया में जो सदियों से कश्मीर के नाम पर एक रियासत थी उसका ख़ात्मा किया और अब अगले इलेक्शन में, अगले मराहल में उनका सारा जो ज़ोर होगा वो आज़ाद कश्मीर पे होगा और इसलिए बॉर्डर पर मुस्तकिल जो छेड़छाड़ हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, तो ये उसके लिए एक माहौल तैयार कर रहा है। दूसरा एक मंजरनामा यह भी है कि ख़ुद इंडिया के अंदर एक आग लगी हुई है और वहाँ जो 7 सिस्टर स्टेट्स है जी, उसमें आज़ादी की जो तहरीकें हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। और फिर यह भी है कि ख़ुद नेपाल ने अपने कौमी असम्बली में
नया नक्शा मंजूर किया, जिसमें उन्होंने इंडिया को पैगाम दिया कि जिन इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है उसको छोड़ दे, ये हमारा हिस्सा है। और इसके साथ ही जो बांग्लादेश हमेशा उनका एक दोस्त रहा है, तो ख़बरें यही है कि गुज़श्ता कई महीनों से ख़ुद उसके हाई कमिश्नर से बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने मिलने से इनकार किया जी। तो इस डिप्रेशन में उसके लिए यही उसने मुनासिब रास्ता सोचा है कि ये जो इंतहा पसंदी है, तासुब है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत है, उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और माहौल ऐसा बनाया जाए जिसमें हक़ और बातिल की बजाय तासुब की आग में ये पूरा रीजन जल जाए। अब आपका सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। असल यही है, हमें मोदी को नहीं देखना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त एक बहुत आइडियल लम्हा और सिचुएशन मौजूद है। वो ये कि आलमी सतह पर ख़ुद हिंदुस्तान के अपने रवैये की वजह से वो तनहा हो रहा है। इस तन्हाई से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, एक ये। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अब वक्त आया है कि पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बना ले। जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था और आर्मी चीफ समेत और वज़ीर आज़म समेत और तमाम अपोजिशन कायदीन मिल गए और उनने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और बिलाखिर उसमें हम कामयाब हो गए। इस वक्त भी इस चीज़ का तकाजा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर बरसगीर की तारीखी रियासत है और हिंदुस्तान के ज़ेर तसल्लुत वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत। 1947 से कश्मीरी अवाम कब्जे के खिलाफ सीना सफर हैं और 80 लाख की आबादी पर 8 लाख फौज काबिज है। 5 अगस्त 2019 का गैर आईनी इक़दाम जम्मू और कश्मीर का जुग्राफिया बदलने के लिए एक साजिश थी। आर्टिकल 35A के खात्मे के जरिए कश्मीर में हिंदुओं की आबादकारी ही असल हदफ था। तहरीक आज़ादी कश्मीर को रोकने के लिए RSS और BJP के इंतहा पसंदों का रुख कश्मीर की जानिब है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2020 तक 25,000 गैर कश्मीरियों को रियासत जम्मू कश्मीर में रिहाइश के हकूक दे दिए गए हैं और हजारों गैर कश्मीरियों को कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान का हकीकी चेहरा देख चुकी है, मगर हिंदुस्तान इंसानी हकूक की पामाली में अभी भी सरे फहरिस्त है। कश्मीर की 73 साला तारीख गवाह है। कश्मीरी अवाम ने हिंदुस्तान के साम्राज्य के कब्जे को ना कल तस्लीम किया था और ना ही कभी तस्लीम करेंगे। मिशाल हमारे साथ है और मिशाल हम तो महसूस करते ही हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों का दुख, लेकिन मिशाल जो है चूंकि खुद इनका अपना ताल्लुक वहाँ से, इनके अपने शौहर जो हैं वो वहाँ पर कैद की जो सऊबतें हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि इस एक साल के दौरान जितना ये फील कर सकती हैं मेरे ख्याल में इस तकलीफ को, ये अगर अपनी ज़बान से उसको बयान करें तो मिशाल काइंडली ज़रा इस एक साल के दौरान जो कुछ उन लोगों के साथ हुआ, जो आपने बर्दाश्त किया, ज़रा उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। आपको पता है कश्मीर की जो स्ट्रगल है उसमें लीडरशिप ने अवाम से भी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, फोर फ्रंट पर वो होते हैं, चाहे उनको शहीद कर दिया जाए इंडियन बुलेट से, चाहे उनकी फैमिलीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, चाहे उनके घरों को जला दिया जाए, एवरीथिंग कश्मीरी लीडरशिप ने फेस की है वहाँ पे। और ये भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न है इस तहरीक के अंदर जो मोमेंटम रहा है कि इसमें लीडरशिप का वैक्यूम कभी नहीं आया, हमेशा एक मुनज़्ज़म तरीके से बहुत ही इनकलाबी और बहुत ही बहादुर लीडरशिप आई। मगर इस दफ़ा जब 5 अगस्त का जो इन्होंने वन ऑफ द ब्लैकेस्ट डे है आप समझ लें एक लिहाज से कि सबका, एक तो इंडियन आर्मी थी वहाँ पे पहले ही कब्जा किया था, नाउ द पब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ बिकम इनटू एन ऑक्यूपेशन। जिस तरीके से वो वहाँ पे उनको पैराशूटिंग करके उनको वहाँ पे सेटल किया जा रहा है, 2 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं इस साल के अंदर। ऑलरेडी 4-5 साल पहले से शुरू हो गई थी सैनिक कॉलोनीज़ की कंस्ट्रक्शन, 2016 में उसकी विजुअल्स भी आई थी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स के।
लीडरशिप को उन्होंने बिल्कुल पुश अगेंस्ट द वॉल कर दिया है, जेलों में डाला हुआ है, हुर्रियत पे बैन है, JKLF पे बैन है, किसी भी किस्म की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के ऊपर और पॉलिटिकल वॉइसेस पे, मीडिया पे कंप्लीट कर्फ्यू है, टॉप जर्नलिस्ट को बंद किया हुआ है, काले कवानीन उनके खिलाफ डाले हुए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के। द होल नेशन आई वुड से कि उनके खिलाफ इन शॉर्ट वर्ड्स इज़ कि एक डेथ वारंट साइन किया हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को। इसके दो पहलू हैं, एक पहलू तो मैंने आपको बता दिया है कि पूरा एक मिनी इंडिया वो बनाना चाहते हैं इसको। तो इस वक्त लीगली स्पीकिंग, बिकॉज वी हैव लीगल एक्सपर्ट सिटिंग इन द पैनल, कि यहाँ पे ना UN रेजोल्यूशंस इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ना इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन सख्त हुई है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की हुई है, फिर इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, क्योंकि ये जो 370 और 35 ये वाज द ओनली लिंक लीगल, जो इन्होंने सो कॉल्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक बनाया हुआ था, वो इन्होंने खुद ही काट दिया है। तो अब यहाँ जंगल लॉ है, लिटरली वहाँ पे एक प्लंडरिंग हो रही है, अवाम के घरों से लूटा जा रहा है, उनके घरों को खाली किया जा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन और मुकम्मल एक जंग है, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन से ज़्यादा वॉर जोन है। जो कश्मीर का ऑनलाइन मीडिया वो सारा बैठा हुआ है, इंडियन मीडिया कुछ और दिखा रही है। जो बाहर से दिखा रहे हैं यहाँ हो रहा है वैसा तो है नहीं, और जो यहाँ हो रहा है वो बाहर देने नहीं जा रहे। हमारी फुटेज जो है डिलीट करवाई गई, ये जो हमसे डिलीट करवा रहा है ये कौन है? 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तानी साम्राज्य की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे और कर्फ्यू के नफाज के बाद 8 लाख फौज और पुलिस ने वादी को कैद कर लिया। 80 लाख लोग घरों में कैद, सहाफी पाबंदे सलासल होना शुरू हो गए। दुनिया के सामने कश्मीर की बेबसी, जुल्म सतम, जज्बा हुर्रियत और मुहासरा सामने लाने पर सैकड़ों सहाफी तशद्दुद का शिकार बने। 300 सहाफी कैद और 13 शदीद जख्मी हुए। सहाफी डरे नहीं, हिंदुस्तान की फौज सच को छुपा न पाई। सब्जी के थैलों और लोगों के घरों से हक के ये सिपाही कैमरे की आंख के जरिए लड़ते रहे। पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा और वादी की सूरत हाल दिखाने पर यासीन डार और मुख्तार खान बने पुलित्जर प्राइज के हकदार। कश्मीर में सहाफत का हक अदा करने पर पूरी दुनिया इनके खिदमात को सलाम पेश करती है। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जाहिर सी बात है यहाँ बात हो रही है कि एक माइंडसेट है, और हमने आयरन कर्टन की भी बात सुनी थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यूरोप पे आयरन कर्टन डिसेंड हो गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आयरन कर्टन है, किस तरह आलमी मीडिया तो किसी न किसी तरीके से तवज्जो मबजूल हो जाती है मसला कश्मीर पे, लेकिन आलमी सतह पे जो हुकूमतें हैं, वर्ल्ड पावर्स हैं, उनकी बेइतनाई जो है वो बिल्कुल सामने देखी जा सकती है। संग बुनियाद भी रख दिया गया। मतलब नरेंद्र मोदी साहब पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड वट एवर हैपन्स, जैसे मिसाल कह रही हैं। आपकी राय में, आपकी एक वसत नज़र है, क्या होना चाहिए, आलमी दुनिया की तवज्जो को कैसे मबजूल कराया जा सकता है ताकि हतमी तौर पे कोई पेशरफ्त हो मसला कश्मीर पर, और ये जो तंग नजरी की मोदी की पॉलिसी है इससे छुटकारा हासिल हो सके? हमने असल में कश्मीर के ऊपर मसले का लेबल लगा के ना कि मसला कश्मीर है, उसके बारे में हम सराहत से और संजीदगी से सोचते नहीं हैं। मामला तो दरअसल हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के इंसानी हकूक़ का है, उनके बैनुल-अक़वामी जो हकूक़ है उनका है, जिसकी जंग पाकिस्तान ने लड़नी है। यहाँ फिर हमारे सामने ऑप्शंस की जो बात है वो ये है कि जिस तरह कहते हैं कि जी तमाम जो अनासर हैं कौमी ताकत के, ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो पाकिस्तान के पास हैं, उन्हें हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें अब बैक वक्त जो है वो सफारतकारी भी है, उसमें ऑफ कोर्स हमारी अस्करी कुव्वत भी है, लेकिन उसके साथ साथ जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, पाकिस्तान की अंदरूनी मुआशी और जमहूरी मजबूती भी है। जब तक हमारी मुईशत जो है वो ग्रो नहीं होती, हमारा वज़न बैनुल-अक़वामी मुईशत में बढ़ता नहीं है, हमारे दूसरे ममालिक के साथ वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होते, हम कश्मीर का केस जो है वो उतनी मजबूती से नहीं लड़ सकते।
हिंदुस्तान की आपने बात की, नरेंद्र मोदी वो हैं जो मुंतखब होने से पहले बतौर वज़ीर आज़म उनकी दुनिया के महज़ब मुल्कों में दाखिला बंद था। उनका वीज़ा बंद था क्योंकि उनके ऊपर दुरुस्त तौर पर मुसलमानों की एक नस्ल कुशी का इल्ज़ाम है गुजरात में, और उसकी वजह से उनको ना अमेरिका में आने की इजाज़त थी, ना मगरबी दुनिया में जाने की इजाज़त थी। लेकिन जब वो एक तो वज़ीर आज़म बने, लेकिन उसके साथ ही हिंदुस्तान के इतने गहरे इंटरेस्ट क्रिएट हुए हैं दूसरे ममालिक के उस हिंदुस्तान के अंदर कि वो उसको कट ऑफ करना जो है वो समझते हैं कि वो हमारे हक में नहीं है। और हिंदुस्तान की मार्केट जो है वो भी मगरबी ममालिक और उनकी कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है, उनके लिए मुनाफा बख्श है। हमें ये अब सोचना है कि जब तक हम अपनी अंदरूनी मजबूती जो है, चाहे वो मुआशत की मजबूती है या वो जमहूरियत की मजबूती है, एक मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने आना है। और उसके बाद जो है बहुत बड़ा इशू इसमें इब्लाग का भी है, जिसका आपने जिक्र किया कि अगरचे हम जो है वो हुकूमत बार बार ये कह रही है कि मोदी फॉशिस्ट है, लेकिन जब तक ये पैगाम पूरी दुनिया में एक मजबूत तरीके से रासिख तरीके से हम नहीं लेकर जाते कि जी ये एक ऐसी हुकूमत है जिसके ऊपर जो कहलाती तो है जमहूरियत है, लेकिन असल में वहाँ सिर्फ मुसलमानों का नहीं तमाम माइनॉरिटीज़ के ऊपर किसी ना किसी तरीके से जुल्म हो रहा है वहाँ। अब ये बात जो है इसका मौसर तरीक़ेकार जो मीडिया के ऊपर इसको लेकर जाना है, जो इसका हमें प्रचार करना है पूरी दुनिया में, ये भी बड़ा अहम मामला है। और उससे अगला इशू ये है कि देखिए सवाल ये था, इज द वर्ल्ड विलिंग टू लिसन? जी, द वर्ल्ड विल बी विलिंग टू, दुनिया तब हमारी बात सुनेगी जब हमारे दुनिया के साथ इंटरेस्ट क्रिएट होंगे। इस वक्त मुझे दुख से कहना पड़ेगा, और ये बड़ी एक तलख बात है कि दुनिया का पाकिस्तान में इंटरेस्ट इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से कि ये अफगानिस्तान से फौजें निकल जाएं, अफगानिस्तान से जो है अमेरिकी सदर ने 2-3 मौकों पे तो कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, दूसरा तैयार हैं। और दूसरा इंटरेस्ट जो है, के लिए दूसरा इंटरेस्ट जो है दुनिया का वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जौहरी जंग ना हो। ये दो इंटरेस्ट है। अब ये दो इंटरेस्ट पॉजिटिव इंटरेस्ट नहीं है। हमें ये कोशिश करनी है अपनी फिर मैं कहूँगा कौमी ताकत के तमाम अनासर को इस्तेमाल करते हुए कि दुनिया के हमारे अंदर स्टेक्स क्रिएट हों, हमारे स्टेक्स दुनिया में क्रिएट हों, जिसके जरिए हम फिर कश्मीर की जो जंग, जो एक बड़ी जिद्दोजहद है, जो कि फिर कहूँगा हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों की के हकूक दिलाने की जद्दोजहद है, वो तभी पॉजिटिव होगी जब पाकिस्तान के अंदर से मजबूती आए। जिसमें आपने अंदरूनी जो मुआशी और जमहूरी मजबूती है उसकी बात की। गालिब इकबाल साहब, चूंकि आपका ज़ाहिर सफारत बहैसियत सफारतकार के एक बड़ा एक्सपीरियंस है, सिफारती सतह पर इस वक्त कितना ज़्यादा मज़ीद हमें तेज़ी दिखानी चाहिए या मज़ीद हमें जो है एफिशिएंसी दिखानी चाहिए इस इतने बड़े मसले को सामने लाने के लिए? हालांकि भारत बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज हो चुका है पूरी दुनिया में, तो लोहा इस वक्त गर्म है मेरे ख्याल में। आपको 370, 35 है, दूसरे जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ों को आप देख रहे हैं और इसके ऊपर हम मतवातर गुफ्तगू पिछले 1 बरस से करते आ रहे हैं। भारत ने एक गैर कानूनी काम किया है, क्या उस गैर कानूनी काम को रिवर्स किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो उसमें इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के लिए क्रिएट हुई हैं? वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हों कि जो ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए फ़ायदेमंद हो बल्कि पाकिस्तानियों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। सो 1 बरस में 5 अगस्त को भारत ने एक बहुत बड़ी गलती की पिछले साल। अब तक जो उन्होंने गलतियां की हैं वो ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन के साथ भी झगड़ा कर बैठे हैं। सो इस पूरे रीजन में इस वक्त अगर आप सिर्फ इसको इन आइसोलेशन ले रहे हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर का मामला है, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इमेजिनेशन को स्ट्रेच करने की ज़रूरत है हम लोगों को, इसलिए कि ये इस वक्त पूरे रीजन का मामला है। और पूरे रीजन का मामला ये है कि आपकी जो मगरबी कुव्वतें हैं वो इस जगह पे किसी न किसी तौर पे अपनी प्लेसमेंट कर कर चीन को, ईरान को, पाकिस्तान को मॉनिटर करना चाहती हैं ताकि चीन का नंबर 1 CPEC का जो मंसूबा है वो नाकाम हो, नंबर 2 पाकिस्तान का जो कश्मीर को पाकिस्तान और कश्मीर इकट्ठे होने का है वो मंसूबा नाकाम हो, और तीसरा ये कि भारत को किसी तौर पर भी अफ़गानिस्तान में कोई एक रोल दे दिया जाए। भारत ने पिछले 2-2.5 वर्षों से 3 वर्षों से बहुत कोशिश की है
लेकिन भारत अल्टीमेटली अफगानिस्तान में उसका वो रोल जो है निगेट हो गया। भारत के अपने अंदर बेशुमार इस वक्त अलहदगी पसंद तहरीक चल रही हैं। हम लोगों को बाहर की दुनिया को अगर बताना है, खुर्रम दस्तगीर साहब ने 2 बातें की जिसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। पहला तो ये कि माशी तौर पे आपका मुल्क मजबूत हो तो कश्मीर का मसला हल हो सकता है। जब पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6% प्लस थी तब भी कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। दूसरा, आपने कहा कि जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो मजबूत होंगी तो कश्मीर का मसला हल हो सकता है। पाकिस्तान में जब डिक्टेटरशिप भी रही है या जमहूरी कुव्वतें मजबूत भी रही हैं तो तब भी ये नहीं हो सका, इसलिए कि ये इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं उन लोगों ने आगे बढ़कर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि ये एक डिस्प्यूट है। ये हम लोग हैं जो हम कह रहे हैं कि जी ये कश्मीरियों को उनका हक दिलाया जाए, लेकिन हक दिलाने के लिए जो कौमें हैं उन लोगों को जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। हम लोगों को कश्मीरियों को यहाँ से निकाल कर बाहर की दुनिया में मुतारफ़ कराने की ज़रूरत है। हम लोग आज दिन तक, पाकिस्तान जो है हमेशा कश्मीर की बात करता रहा है, कश्मीरियों को कश्मीर की बात करने का मौका नहीं मिला। वो मौका दिलवाने की ज़रूरत है। हम लोगों को चाहिए कि जो कश्मीरी रहनुमा हैं, जो अवेलेबल हैं, जो मिल सकते हैं, कश्मीरी लोग हैं, उनको सारी दुनिया में भेजे, पाकिस्तान भी साथ जाए ताकि एक मुस्बत पैगाम जाए और एक यूनिटी का पैगाम जाए यहाँ से। एक बिलखसूस मैं जो बात करना चाहूँगा वज़ारत ख़ारजा के हवाले से और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से, कि आज दिन तक जब तक मैं सर्विस में भी था, देखा भी है, जितना भी है, जितनी फाउंडेशन मजबूत इस दफ़ा ख़ारजा पॉलिसी की है मेरे ख्याल में इससे पहले हमने नहीं देखी। भुट्टो साहब के दौर में थी, उसके बाद अब दोबारा देखने को आ रही है। लेकिन इसको अगर हम पेस को तेज नहीं करेंगे, दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम पीछे रह जाएंगे। ना गालिब साहब, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया था, और आपने भी कहा कि इस वक्त खारजा सतह के ऊपर जितना हम जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या तेज़ हैं, वो बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से भी मेरे ख्याल में पेस जो है वो जितनी तेजी से हम कर रहे थे काम इसके ऊपर, वो शायद थोड़ा सा उसमें खलल आया। नहीं, ये these are the excuses, we should not even look at that, क्योंकि आप कोविड की वजह से हम लोगों ने वेबिनार्स भी किए हैं, आपस में मुख्तलिफ उस स्काइप के ऊपर भी प्रोग्राम्स किए हैं। आप सारी दुनिया के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, आप दुनिया को झंझोड़ सकते हैं। आपको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की अगले सेगमेंट में आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन के ऊपर जब बात करेंगे तो मैं कुछ कहना भी चाहूँगा, लेकिन आपको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। बतौर कौम, बतौर पाकिस्तान, हम लोगों को चंद एक पॉलिसी मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है और यही वक्त है कि अब कर लें। मेरे ख्याल में वेल सेड। और व्यूअर्स, हमारी इस नशिस्त का बुनियादी मकसद यही है कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को यहाँ मदऊ किया गया है ताकि कौमी सतह पर एक बयानिया सामने आए, कौमी पॉलिसी तश्कील दी जाए। और अभी हमने गुफ्तगू में तो थोड़ी स्टॉक टेकिंग की अहाता किया कि इस एक साल में कौन कौन से इवेंट्स हैं, पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया, जनरल असम्बली के फोरम को कैसे इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर कोरोना वायरस आया और उसकी वजह से बहुत से मामलात जो हैं हर किसी को अपनी पड़ गई, अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा आराई नहीं होगी। और उस असना में भारत ने तंग नज़री को सामने रखते हुए भी एक नया डोमिसाइल लॉ ले आया जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और अभी भी लड़ रही है। बारकैफ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब हम दोबारा लौट के आएंगे तो ये नुक्ता ज़रूर रखेंगे कि अब हमें क्या करना है। 5 अगस्त 2020 को बैठकर मुख्तलिफ सियासी नुक्ते नज़र रखने वाली शख्सियात, हमारे माहिरीन, कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक क्या राय रखते हैं कि अब हमें क्या करना होगा, अपने लिए क्या बेंचमार्क्स, क्या अहदाफ मुकर्रर किए जा सकते हैं। क्योंकि हमने जैसे कहा कश्मीर का मुकदमा लड़ना है, क्या नई टूल्स ऑफ डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करना होगा, 5th जनरेशन वॉर के लिए मीडिया को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, सियासी एक पॉलिटिकल नैरेटिव लाकर दुनिया को क्या पैगाम दिया जा सकता है। ये वो नुकात है जो हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए, उसके बाद लौट के आएंगे। हमारी ग्रेट डिबेट 5 अगस्त 2020 जारी है, हमारे साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल कश्मीर का ग्रेट डिबेट हमारी जारी है और ब्रेक से पहले हमने अहाता करने की कोशिश की कि इस एक साल के दौरान में हिंदुस्तान ने अपना किस तरह से मकरू चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाया है और मकबूजा कश्मीर में किस तरह से गैर कानूनी तौर पर मजलूम कश्मीरियों के हुकूक जो हैं उनको सल्ब करने की कोशिश की है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और सिराजुल हक साहब ने भी इस पर बात की, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तन्हा हो रहा है और इस वक्त ये वक्त है कि हम उसकी तन्हाई से फायदा उठाएं और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मुत्तहिद हों। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर के मामले के ऊपर, कश्मीर के कॉज के ऊपर हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब का मौक़िफ़ एक है। लेकिन फ़खर इमाम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसको मजीद फाल बनाने के लिए, जैसा कि सिराजुल हक साहब ने भी कहा कि हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए और भारत को मजीद एक्सपोज करना चाहिए दुनिया में, इत्तेहाद और इत्तेफाक को मजीद कैसे हम बेहतर बना सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए जी, जैसे हमारे अभी साथियों ने कहा कि कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हर पाकिस्तान का शहरी, चाहे उसका किसी नुक्ता फ़िक्र और सोच रखता हो, कश्मीर के ऊपर हम मुत्तहिद हैं। आपने देखा इस पे 2 मरतबा जब पुलवामा पे अटैक हुआ, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ, मुश्तरका स्टेटमेंट दी गई, यही कैफियत थी 5 अगस्त के बाद, तब भी जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ। तो उसने एक किस्म की आवाज़ हमारे मुल्क की मुत्तहिदा तौर पर उठाई और तमाम तर उसका इफ़ेक्ट भी हुआ। पिछले मैं सोच रहा था कि क्या हमने चीज़ें थी जो पिछले 365 दिन में हुई जो पहले नहीं होती थी। नंबर 1 ये कि वो जो मजबूत, देखें जी, चाइना तो एक एक्सेप्शन है। चाइना ने जिस किस्म की हमारी इमदाद किया, मैं कम अज़ कम इतना उनका मशकूर हूँ कि उनके बगैर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन हो ही नहीं सकते। और उसने इस्टेब्लिश किया कि ये डिस्प्यूट रिकग्नाइज्ड है अब दुनिया में, चाहे हिंदुस्तान की जो मर्जी का है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया ने, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, लॉस एंजलिस टाइम, CNN, CBS, BBC, इंटरनेशनल मीडिया ने कश्मीर को पहली मरतबा इस हद तक वो लेकर गया और उसमें खसूसी तौर जो फोकस था ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे था। फिर यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ, UN सेक्रेटरी जनरल जो हैं, ये साबका प्राइम मिनिस्टर हैं पोर्चुगल के, और जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में जो दौरा किया, ऐसे इंसाफ पसंदी के तहत उन्होंने कहा ये रेजोल्यूशंस जो हैं इनका इम्पैक्ट होना चाहिए। 10 मिनट के अंदर इंडिया का जवाब आता था और वो रिपीट करते रहे, उन्होंने परवाह नहीं की इंडिया की। वो न्यूट्रल एक आदमी है, वो जानते हैं कि किस तरीके से ये सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है कश्मीरियों के साथ। और जिस अभी भी उन्होंने गुटेरेस साहब ने जिस तरीके से इस चीज़ को, क्योंकि पॉलिटिशियन है, वो इस चीज़ को जानते हैं और वो आलमी सतह को देखते हुए वो ये गुफ्तगू करते रहे। फिर आपकी जो 2 रिपोर्ट्स आई 2018-19 में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उसने बिल्कुल क्लासिफाई कर दिया। ये पहली दफ़ा ये रिपोर्ट्स आई हैं, पहले कभी नहीं आई थी, और उसको दोबारा उन्होंने पेश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी तीसरी मरतबा भी वो आएगी, क्योंकि उस चीज़ ने फिर ये दिखाया, और वो जो चेहरा, मकरू चेहरा है इंडिया का, उसको उसने अनफर्ल किया। उसने ये दिखाया, तो ये कह देना आसान है, पार्लियामेंट्स पहली मरतबा हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में 2 दिन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 39 मेंबर्स, कभी पहले नहीं हुआ। और उसमें एक खातून जो ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, उसने इतनी सख्त गुफ्तगू की कि यहाँ से इंडिया का जा रहे थे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ हाजिरी देने, और उन्होंने कहा कि अगर ये खातून होगी, मैं नहीं, उन्होंने कहा हम तुम्हारा दौरा कैंसिल करते हैं, वी डोंट केयर फॉर यू। अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर नॉट अंडर द व्हिप ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने इस चीज़ को, तो ये कह देना आसान है, बट उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ है। और फिर पिछले जो जनरल असेंबली का सेशन था, 45 मिनट्स की जो तकरीर की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में, मेरा ख्याल में इट्स वन ऑफ द 3 or 4 मेजर स्पीचेस इन द यूनाइटेड नेशंस। फिडेल कास्ट्रो की मुझे याद है जिस तरीके से वो आया था, और वो नेबर था यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स वाज सुपर पावर, और जिस उस पैमाने पर उसने बात की, इमरान खान साहब ने बहुत मेरे ख्याल में ठहराव से, जिस 45 मिनट, नॉर्मली 15 से 20 मिनट नहीं इजाज़त होती, बट किसी ने उनको इंटरप्ट नहीं किया और बड़े तवज्जो से ये बात सुनी। ठीक है, और बातें भी बहुत सी ऐसी हैं, मैं अपने कॉलीग से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमारा वो स्टैचर अगर बढ़ जाए, जिस तरह हमारे सारे, जिस तरह कायद की सोच थी, तो
तो यकीनन जो हमारा इम्पैक्ट होगा। फिर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, रीजनली आज रीजन में इंडिया आइसोलेट हो रहा है। ये जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर साहबा का अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, कहा ये जाता था, इनका कहा ये जाता था कि ये नहीं। नेपाल को आप देख लें, अभी हमारे कॉलीग ये कह रहे थे, श्रीलंका को तो पहले से उनका इख्तलाफ चल रहा है, भूटान को देख लें, सिक्किम को देख लें, मालदीव्स को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, जिन्होंने बहुत वहाँ इन्वेस्ट किया, तकरीबन $2 अरब इन्वेस्ट किया और पता नहीं वहाँ 7 या 8 कॉन्सुलेट्स भी बनाए। और ईरान का देख लें, लेटेस्ट कहा बाहर उन्होंने बनाया $408 अरब का, उन्होंने चाइना के साथ किया। उसकी एक और वजह है, शायद हम भूल गए हैं कि 2005 में, इसमें हम बहुत कम बात करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के साथ। अब वो पढ़ के तो देखें, हम इन चीज़ों का मुतालिया नहीं करते। अगर हमारी सोच ये है तो हमें देखना चाहिए, ये जो BRI है, ये जो CPEC उसका एक हिस्सा है, वो ओवर $1 ट्रिलियन का केस है। अच्छा, और ये तरीका कार है, हमें मशकूर होना चाहिए, पर हमें यहाँ मयारी काम करने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम आइन और कानून के तहत रहते हुए आपस में एक कंसेंसस बिल्डिंग करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हमने अपने आप को कैसे लेकर चलना। 10 से 13% तो चाइना डेंग लेकर चला करनी चाहिए मेरे ख्याल में। आगे नईर बुखारी साहब, अगर आप इसके ऊपर देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ ये इशू इंटरनेशनल फोरम्स पे हाईलाइट हुआ, उसमें प्राइमरीली वो सेक्रीफाइसेस जो हैं, और हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उन शुहदा के लिए खराज अकीदत भी है कि 2016 ऑनवर्ड जिस अंदाज से मकबूजा कश्मीर के आवाम ने कुर्बानियाँ दी और जो ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन भी वहाँ होती रही, लेकिन उसका प्राइमरीली क्रेडिट कश्मीरी आवाम को जाता है। और फिर वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया, उसमें पाकिस्तान की भी कंट्रीब्यूशन है और इवन बाकी ममालिक की भी कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इंडिया ने जो इसकी आर्टिकल्स को इनको रिपील किया, उसका कंसेप्ट क्या था कि जब उन्होंने एग्री किया प्लेबिसाइट पे, और प्लेबिसाइट पे ओपिनियन लेनी थी उस खत्ते के लोगों की, उस डेमोग्राफी को ये चेंज कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल्स अमेंड किए उन्होंने, उसका ऑब्जेक्ट ये था कि वो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, वहाँ पे पेनिट्रेशन होगी इंडियन पॉपुलेशन की वहाँ पे, और अल्टीमेटली किसी स्टेज पे अगर प्लेबिसाइट की बात हो भी तो वो ऑब्जेक्ट अचीव मुस्लिम कम्युनिटी और कश्मीरी वो ऑब्जेक्ट अचीव ना कर सके। एक ऑब्जेक्ट उनका ये भी है। मैं समझता हूँ कि अभी आइसोलेशन इंडिया जो है वो हमारी वजह से आइसोलेशन में नहीं है, उसकी अपनी स्ट्रेटजी ऐसी है, उसके अपने इकदाम ऐसे हैं नेबर्स के साथ, इंटरनेशनली भी, तो इसलिए आइसोलेशन में जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को जहाँ पे आप बात करते हैं, मैंने 2 साल पहले भी ये बात की थी कि जो अलहदगी की मूवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर बहुत सारी हैं, ठीक, उनकी प्रोजेक्शन उस अंदाज में नहीं हो रही। अभी सिर्फ ये कश्मीर वाला इशू नहीं है, और नागालैंड को आप देखें, बाकी मूवमेंट्स भी यहाँ चल रही हैं, तो इनको अगर सामने रखा जाए तो अल्टीमेटली वन डे मैं फील करता हूँ जो पॉलिसीज़ उनके हुक्मरानों की हैं, इसका एग्जिस्टेंस ऐसे नज़र आपको नहीं आएगा। क्योंकि जब ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन करेंगे, जब आप लोगों को अपने राइट से डिप्राइव करेंगे, जहाँ पे आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करेंगे, तो अल्टीमेटली डे विल कम, एक दिन आएगा कि आपको ये इस तरह नज़र दुनिया के नक्शे पे इस तरह नज़र नहीं आएगा। जी व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, बड़ी अच्छी पुरमक्स गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और क्योंकि मौजू भी बहुत अहम है, हम सब के दिल के बहुत करीब है, छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमें एक और मेहमान जो हैं हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट ज्वाइन कर चुके होंगे, उनका तारुफ कराएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा वक्फा।